जय हिंद दोस्तों। आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। इतना कम टाइम में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका आंसर राइटिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने जो आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट किया था, पेपर 3 का हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 4 का पॉलिटी पीए, पेपर 5 का इकोनॉमिक्स, और पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग पेपर 6 पहुंच गए हैं, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये हम लोग करने वाले हैं। पूरा जेपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग का सेशन है, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे जिनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। धीरे धीरे करके ना हम पूरा जो है प्रयास करेंगे आपके बीच कंटेंट लाने का। हार्डवर्क लगता है, लेकिन आप लोग का प्यार भी मायने रखता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब जो है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ये जो है प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और धीरे धीरे करके बड़ा हो पाए। दोस्तों, हम लोगों ने जो आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट किया था, आपका साइंस का आप देख पा रहे होंगे, पेपर 6 यहाँ पे है। पेपर 6 जो साइंस का है, इसका हम लोगों ने पहला क्लास में जो है आप देख पा रहे होंगे, फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, फिजिक्स का अपसरय और प्रासव ध्वनियाँ, ये कंप्लीट कर दिए थे। दूसरा जो क्वेश्चन था केपलर का ग्रह गति नियम, ये कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आ जाएंगे लाइफ साइंस में, जीव विज्ञान में सेक्शन बी, जो है लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाएं। ये कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेक्शन से दो दो क्वेश्चन रहता है और दो में आपको एक लिखना है। या तो आप ये क्वेश्चन लिखिएगा, या फिर पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन के नाम लिखें, इनके कार्यों की व्याख्या करिए। या आपको ये लिखना, दो में से एक क्वेश्चन लिखना है। हम आपको दोनों करवा देंगे, ताकि यदि एग्जाम में पूछता है, रिपीट करता है, तो आप दोनों, आपके पास आंसर यानी कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पहले हम आपको समझाते हैं। हमेशा बार बार बोलते हैं कि हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, इस सिलेबस में कहाँ पे, देखिए सिलेबस है, हमेशा 4 पेज का आप जेरोक्स करके रखिएगा, ज़्यादा काम देगा आपको। इतना सिलेबस को पूरा बुक की तरह नहीं रखना है। देखिए, यही आपका देख पा रहे होंगे, पेपर 6 है। पेपर 6 में आपका भौतिक विज्ञान, जो आपका फिजिक्स वाला था, इसका 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए, सेक्शन बी, समूह बी, जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान आप देख पा रहे होंगे, जीव विज्ञान में 5 ही आपका टॉपिक दिया है, यहाँ 5 लेसन है, लेकिन 5 लेसन में कोमा कोमा करके ना बहुत सारा चीज़ दिया है। तो यहीं से क्वेश्चन निकाला है, लिंग वंशागति। देखिए यहीं पे ना, लिंग वंशागति जाइएगा। सेक्शन बी में लेसन नंबर 4, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, एकल संकरण और द्विसंकरण। और यहीं पे है क्या, लिंग वंशगति। यहीं पे दिया गया क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन निकाला गया। तो ये जो है ना, मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम, ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नोट्स बनाइएगा तो इसको हल्का हल्का नोट्स बना लीजिएगा। तो ये लिंग वंशगति, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपको फिर से हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाइए। अब ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको जो है आज आंसर राइटिंग करेंगे। और जान लीजिए, साइंस का हर एक क्वेश्चन 32 नंबर का रहता है। याद रखिएगा कि पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 सब क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। लेकिन जो आपका पेपर 6 है, जो साइंस है, वो रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन 32 नंबर का। और हर सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। लेकिन आपको साइंस एंड टेक में 5 क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि पूरा साइंस एंड टेक आप देख पा रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। दिख रहे हैं आपका, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये 5 भाग में डिवाइडेड है। और हर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा और 2 में आपको 1 लिखना है, यानी आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। और हर क्वेश्चन जो है 32 मार्क्स का रहेगा, 32 मार्क्स का रहेगा। तो यदि आप 500 वर्ड भी साइंस में लिख दीजिएगा ना, तो आपको काम हो जाएगा। काहे कि अब जो सेक्शन है, वहाँ 600, 650, 700 वर्ड लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ आपको लिखना कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लिखना है। तो 5 क्वेश्चन आप यदि 500, 550 वर्ड में भी लिख दे रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आंसर राइटिंग का। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। और बहुत लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि सर इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो कंटिन्यू रहेगा भाई, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, एकदम बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा एक क्वेश्चन कम से कम आपके बीच लाने का। चलिए, तो ये आपका पेपर 6 है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सेक्शन बी, जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, पूरा यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कहीं और दिक्कत ना होगा। और जैसे ही मेरा 6 जेपीसी कंप्लीट होगा, यानी कि ये जो अभी चल रहा है, 6ठा जेपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, ये साइंस जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ना हम फिर आपका 7 to 10 जेपीसी का जो था, वहाँ से हम आपका हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर पीए, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपका साइंस में आएंगे। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद 11 जेपीसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीए, इकोनॉमिक्स, साइंस। फिर आपका जो बैकलॉग वाला जेपीसी हुआ है, फिर उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीए और साइंस, इस इकोनॉमिक्स और साइंस, इस तरह करके ना पूरा आंसर राइटिंग आपके बीच ले आएंगे,
ताकि आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पीछे कहाँ रहते हैं, हमारा जो गांव घर का बच्चा लोग है जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाता है, जो कहीं जो है बढ़िया से उसका रिसोर्सेज नहीं होता है, पीछे कहाँ होता है, पीछे होता है उसको आंसर राइटिंग का फॉर्मेट नहीं पता होता है, और आंसर राइटिंग किस तरह लिखना है, कितना कंटेंट देना है, कैसे कैसे करना है, वो आइडिया नहीं रहता है। यदि वो आइडिया लग गया तो हीरो बन जाएगा। तो मेरा प्रयास है आप सबके बीच एक छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे करके हम आपको हर वो कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये 29वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम 21 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। तो जो नए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखिएगा, आपका पूरा जो है प्लेलिस्ट में आप डाल दिया गया है, वहाँ सब देख सकते हैं। धीरे धीरे करके आपका पूरा आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा है। तो आप जब भी स्टार्ट कीजिएगा हिस्ट्री से कीजिएगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर पीए, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस। इससे क्या होगा ना कि आपका नोट्स एक तरह से बन जाएगा। और जो 15 जेपीएससी देने वाले हैं उनके लिए तो भाई ये सब टॉपिक रामबाण है। आप लोग के पास भरपूर टाइम है। थोड़ा सा जो है अभी जो जेपीएससी लिखने वाले हैं मेंस, उनके पास थोड़ा हड़बड़ी है, लेकिन जो 15 जेपीएससी का प्रोग्राम कर रहे हैं उनके पास कोई हड़बड़ी नहीं है। अब बिल्कुल जो है ना आसानी से कंटेंट आपको मिल रहा है। धीरे धीरे करके जो है लिखने का प्रयास कीजिए, आपका काम जो है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा जेपीएससी आने तक। तो दोस्तों लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इलुस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली आपका हम महेश कुमार बनवाल सर का जो किताब है वहाँ से लिए हैं कंटेंट को। दूसरा जो है आपका एनसीईआरटी, अब जाइएगा बायो का एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, वहाँ से कंटेंट को लिया गया है। इस तरह करके हम 2 किताब को फॉलो किए हैं, और मेरे पास जो नोट्स था उसको मिला के ना एक पूरा आंसर राइटिंग जो है आपके बीच हम लाने का प्रयास किए हैं। इस आंसर राइटिंग में हम लोग जो देखेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना जरूरी है क्या? भाई देना जरूरी है। 32 नंबर का 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपको 100% देना है। तो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरा जो है आपका इसकी विशेषताएं हैं, लिंग संलग्न वंशागति क्या विशेषता है, इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो है ये कितने तरह का होता है, लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार जो 2 भाग में डिवाइड है, ये दोनों भाग को जो है आसान शब्दों में समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा उदाहरण के साथ। देखिए यहाँ पूछा उदाहरण, तो हर एक चीज़ का हम उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ताकि जो क्वेश्चन का जो डिमांड है वो पूरा हो पाए। देखिए इस तरह करके हर चीज़ का हम एग्जाम्पल देने का प्रयास किए हैं। फिर अंतिम में यहाँ पे जो है लिंग संलग्न वंशागति का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है ये समझेंगे। और जो अंतिम कड़ी आपका होगा निष्कर्ष, कंक्लूजन, यानी पूरा आंसर राइटिंग जो क्वेश्चन है उसके डिमांड के अनुसार लिखा गया है कि लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाएं। हम पूरा उदाहरण दिए हैं, आपको भी समझा जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहला, दूसरा पढ़ेंगे इसका विशेषता क्या है, 2 नंबर में ये कितने तरह का होता है, ये 3 नंबर का, चौथा में जो है आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और अंतिम जो कड़ी रहेगा 5वां नंबर में निष्कर्ष, कंक्लूजन। जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा इस तरह फ्रेमिंग करके आंसर राइटिंग कीजिएगा, आपको जो है नंबर बहुत मिलेगा। दोस्तों लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, अब देखिए प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम्स के माध्यम से होता है। मानव में जो आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स जो है का जो लक्षण है, जैसे मेरे पिताजी थे, अब हम हैं, तो मेरे पिताजी का बहुत सारा गुण मेरे अंदर आया होगा। तो कैसे आया, वो आया होगा आनुवंशिकी के द्वारा। क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी इसको बोलते हैं, लेकिन आता किसके द्वारा, वो आता है गुणसूत्रों के द्वारा, क्रोमोजोम्स के द्वारा आता है। तो मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण यानी रूपांतरण या फिर आना गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, क्रोमोजोम्स के माध्यम से होता है। अब देखिए ये सब चीज़ ना आप 6-7 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। मानव में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो भी मनुष्य है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, उसमें 23 जोड़े यानी कि आपका 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम, मतलब कि एक तरह के होते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, उसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स यानी एक तरह के होते हैं, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोजोम्स या XX या XY होता है। पूरा बात समझिए, जो आप जानते हैं वही लिखा गया है, और आपको लिखना भी वही है जो आप जान रहे हैं, और उसको आसान भाषा में। मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण गुणसूत्र के माध्यम से होता है, ये आप जानते होंगे। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो कि टोटल मिला के 46, जिनमें से 22 जोड़ा एक ही समान होता है यानी XX होता है। XX होगा पुरुष में भी और XX होगा महिला में भी, एक समान होगा, कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम होगा। और
एक जोड़ा लिंग, यानी एक जोड़ा मतलब 2 लिंग, या तो महिला में होगा XX और पुरुष में होगा XY। यहाँ लिखा गया XX मतलब क्या हो जाएगा, महिला में XX होगा और XY होगा किसमें, तो पुरुष में। यदि XX हो गया तो क्या होगा, एक पुरुष का X और एक महिला का X मिलेगा तो लड़की होगा, और एक महिला का X और एक पुरुष का Y मिलेगा तो क्या होगा, तो लड़का होगा। ये आप सब पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है आपका इंट्रोडक्शन में कि मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण गुणसूत्र के माध्यम से होता है। मानव में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। एक काम खत्म हो गया आपका। जब किसी आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन विशेष रूप से इन लिंग गुणसूत्रों यानी X या Y पर स्थित होते हैं, पर समझिए बात को आराम से। जब किसी आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विकार यानी बीमारी या रोग जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन विशेष रूप से इन लिंग गुणसूत्रों मुख्यतः X या Y पर स्थित होते हैं और वे लिंग निर्धारण के साथ ही संतानों में संचारित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को लिंग संलग्न वंशागति सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या हो गया यहाँ पे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा यहाँ कंप्लीट हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट हम लिख दिए हैं। जब किसी आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन विशेष रूप से इन लिंग गुणसूत्रों यानी X या Y पर स्थित होते हैं, तो वे लिंग निर्धारण के साथ संतानों में संचारित होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि XX मिलेगा तो लड़की होगा, XY मिलेगा तो लड़का होगा। लेकिन मान के चलिए कि किसी पिता या किसी माता का हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसका बच्चा का भी हाइट होगा, किसी का एवरेज हाइट है तो उसका बच्चा का भी एवरेज हाइट होगा। तो ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका क्रोमोजोम से। फिर मान के चलिए किसी का माँ बाप दोनों गोरा है तो बच्चा भी गोरा होगा, यदि माँ बाप सांवला है तो बच्चा भी सांवला होगा। तो कहाँ से आता है, ये क्रोमोजोम से आता है, गुणसूत्र से आता है। तो इस प्रक्रिया को लिंग संलग्न वंशागति सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। मैंने आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम TH मॉर्गन, इसकी खोज किसकी खोज, तो सेक्स लिंग इनहेरिटेंस लिंग संलग्न वंशागति की खोज सर्वप्रथम TH मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला जिसको फल मक्खी कहते हैं पर प्रयोग करते समय की थी। एकदम इसको फैक्ट को लिख दीजिएगा, इस सब फैक्ट ना आपका औरों से ज़्यादा नंबर दिलवाएगा, तो फैक्ट को लिखना है। इसकी खोज सर्वप्रथम TH मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पर प्रयोग करते समय की थी। ये आपका काम खत्म हो गया। आप इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर आपका इससे जुड़ा हुआ फैक्ट लिख दिया गया, और यहाँ पे देखिएगा कि इसको कवर करके जो आपका मेन आपका बॉडी था वो जो फैक्ट था यहाँ पे लिख दिया गया, ताकि इस सब ने आपका 1-2 नंबर आपको आगे देगा। यदि आपका आंसर राइटिंग कर रहे हैं आपका 20 नंबर आ रहा है तो ये सब फैक्ट लिखिएगा ना तो आपको 2 नंबर और बढ़ जाएगा, यानी 22 नंबर आपका आ जाएगा। अब देखिए लिंग संलग्न वंशागति की विशेषता है। अब क्या क्या विशेषता है, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। हम ज़्यादा विशेषता नहीं लिखे हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं और 4 पॉइंट में इसको खत्म करने का प्रयास किया है। यह गुण लिंग गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं। लिंग संलग्न वंशागति की विशेषता है। यह गुण कौन गुण, लिंग संलग्न वंशागति का जो गुण है लिंग गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं, माने माता पिता के जो गुणसूत्र है उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा क्या है, पुरुषों में X गुणसूत्र केवल एक होता है। क्या होता है, पुरुषों में X गुणसूत्र केवल एक होता है, इसीलिए दोषपूर्ण जीन का प्रभाव सीधे दिखाई देता है। क्या होता है कि पुरुषों में X गुणसूत्र केवल एक होता है, इसीलिए दोषपूर्ण जीन का प्रभाव सीधे दिखाई देता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, स्त्रियों में दो X गुणसूत्र होते हैं, XX होता है। पुरुष में क्या होता है कि XY होगा, एक X और Y। स्त्रियों में क्या होगा, खाली XX होगा। तो पुरुष में X गुणसूत्र केवल एक होता है, इसलिए दोषपूर्ण जीन का प्रभाव सीधे दिखाई देता है। स्त्रियों में क्या होता है, 2 X गुणसूत्र होने के कारण दोषपूर्ण जीन प्रायः दूसरे सामान्य जीन द्वारा दब जाता है। मान के चलिए X आपका 2 X गुणसूत्र है, इसमें से एक जो है आपका X गुणसूत्र दोषपूर्ण है तो दूसरे के द्वारा दबा दिया जाएगा। ऐसे रोग या गुण सामान्यतः पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष पैटर्न से संचारित होते हैं। क्या होता है, ऐसे रोग या गुण सामान्यतः पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष पैटर्न से संचारित होते हैं। आपका 4 पॉइंट लिख दिया गया, पहले समझिए आराम से। यह गुण लिंग गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहला है, पुरुषों में X गुणसूत्र केवल एक होता है, इसीलिए दोषपूर्ण जीन का प्रभाव सीधे दिखाई देता है। स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होने के कारण दोषपूर्ण जीन प्रायः दूसरे सामान्य जीन द्वारा दब जाता है।
ऐसे रोग या गुण सामान्यतः पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष पैटर्न से संचारित होते हैं। तो ये आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन, इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेते हुए इसका विशेषता को लिख दिया गया है। तो आपका ये आंसर राइटिंग का जो है आप देख रहे होंगे पैटर्न इस तरह लिखा जाता है। अब अगला जो है लिंग, संलग्न, वंशागति के प्रकार। ये थोड़ा ये सब ना समझने का चीज़ भी है, रटने का भी चीज़ है। जब भी ऐसा फैक्ट आएगा तो आप समझिएगा भी जरूर और इसको लिख लिख के रटने का भी प्रयास कीजिएगा, थोड़ा बायो वाला सेक्शन को। अब देखिए लिंग, संलग्न, वंशागति के प्रकार, 2 प्रकार इसके होते हैं। एक होते हैं एक्स संलग्न वंशागति और एक होता है वाई संलग्न वंशागति। इसको फ्रेमिंग कर दिया गया है, क्या होगा एक्स संलग्न वंशागति और दूसरा क्या होगा वाई संलग्न वंशागति। अब देखिए पहला नंबर में क्या है मेरा एक्स संलग्न वंशागति और ये 2 भाग में डिवाइड है। एक है एक्स संलग्न अप्रभावी यानी रिसेसिव वंशागति पहला नंबर में। इसमें 2 बीमारी है, हेमोफीलिया और बलहनता, कलर ब्लाइंडनेस, इसको एग्जाम्पल के साथ लिख दिया गया है। और दूसरा जो है आपका एक्स संलग्न प्रभावी यानी डोमिनेंट वंशागति, इसका भी एग्जाम्पल लिख दिया है, रिकेट्स वगैरह। और फिर दूसरा नंबर पढ़ेंगे वाई संलग्न वंशागति और इसका भी एग्जाम्पल लिख दिया गया, 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं ताकि आपका काम हो जाएगा। तो समझिए, पहले यह समझ लीजिए कि लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार आराम से समझिएगा। एक्स संलग्न वंशागति पहला है और दूसरा क्या है वाई संलग्न वंशागति। अब एक्स संलग्न वंशागति, जब जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो, क्या है जब जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो तो उसे एक्स संलग्न वंशागति कहते हैं। या 2 प्रकार की होती है, क्या है जब जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो तो उसे एक्स संलग्न वंशागति कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला नंबर में क्या है एक्स संलग्न अप्रभावी वंशागति, अप्रभावी यानी रिसेसिव वंशागति, एक्स संलग्न अप्रभावी वंशागति। अब आइए, इसमें रोग उत्पन्न करने वाला जीन अप्रभावी होता है। एक्स संलग्न अप्रभावी वंशागति में क्या होता है, इसमें रोग उत्पन्न करने वाला जीन अप्रभावी होता है। पुरुषों में केवल एक एक्स होने के कारण रोग तुरंत प्रकट होता है। क्या है इसमें रोग उत्पन्न करने वाला जीन अप्रभावी होता है। पुरुषों में केवल एक एक्स होने के कारण रोग तुरंत प्रकट हो जाता है। रोग क्या है तुरंत प्रकट होता है। इसका 2 एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। ये पहला नंबर में क्या है हेमोफीलिया। आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि एग्जाम्पल के साथ उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको उदाहरण देना। देखिए हम क्या लिखे हैं उदाहरण, जो क्वेश्चन का डिमांड था। पहला नंबर में क्या हेमोफीलिया, आप जानते होंगे हेमोफीलिया के बारे में। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें मामूली चोट लगने पर भी अत्यधिक रक्त स्राव होता है। यदि आपका ये मेरा हाथ देख रहे होंगे, यदि यहाँ पे कट गया, उंगली कट गया तो यहाँ से हमेशा ब्लड निकलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया। यदि सपोज जब मेरे पिताजी को है तो हमको भी होगा और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी होगा, यानी मेरा लड़का जो उसको भी होगा। तो ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या हो गया, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इस मामूली चोट लगने पर भी अत्यधिक रक्तस्राव होता है। अब इसमें क्या है, थोड़ा 2-3 जो है डील कर दिए हैं। यदि माता वाहक यानी कैरियर माँ है, यदि इस रोग का वाहक माता है हो और पिता सामान्य हो, यदि मेरी वाइफ जो है आपका उसको हीमोफीलिया है और हम नॉर्मल हैं, हमको कोई तरह का हीमोफीलिया बीमारी नहीं है, तो 50% पुत्र रोगग्रस्त हो सकते हैं। यानी मेरा 2 बच्चा है, 2 लड़का होगा तो एक को हीमोफीलिया होगा और एक को नहीं होगा। 50% पुत्रियाँ वाहक हो सकती है, यानी मेरी 2 लड़की होगी तो एक लड़की को होगा आपका हीमोफीलिया और एक को नहीं होगा। आपको एग्जाम्पल अपने आप में ढालना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। हीमोफीलिया, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसमें मामूली चोट लगने पर भी अत्यधिक रक्तस्राव होता है। यदि माता का वाहक यानी कैरियर हो और पिता सामान्य हो तो क्या होगा, 50% पुत्र रोगग्रस्त हो सकते हैं और 50% पुत्रियाँ वाहक हो सकती है। ये था हीमोफीलिया कहानी। अब कलर ब्लाइंडनेस CB, वर्धनता या कलर ब्लाइंडनेस या CB। अब जानते होंगे रेलवे में लोको पायलट वगैरह होता है ना, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको लोको पायलट गुड्स गार्ड में उसका जो है भाई कितने एग्जाम पास कर ले, वो वहाँ पे उसको जब क्वालिफाई नहीं करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो CB क्या होता है, इस रोग में व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता, यानी लाल है कि हरा है उसको पता नहीं चलेगा, उसको सब एक ही जैसा दिखता है। यह भी एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। क्या है, इस रोग में व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है। यह भी एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। पुरुषों में यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, पुरुषों में यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो देखिए लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार, इसमें पहला था एक्स
संलग्न वंशागति जो हम लोग पढ़े, और एक्स संलग्न वंशागति दो तरह का होता है, एक्स संलग्न अप्रभावी रिसेसिव वंशागति जो हम लोग ये कंप्लीट किए। अब इसमें जो हम लोग पढ़े, पहला नंबर में इसका पूरा हीमोफीलिया देख लिया हम लोग, और दूसरा क्या देख लिया, वर्धनता, सी भी देख लिया। अब दूसरा नंबर में क्या है, ये तो ए नंबर पढ़ लिया। अब इसी का बी में क्या है, एक्स संलग्न प्रभावी एंड डोमिनेंट वंशागति। ये क्या था, अप्रभावी था, ये क्या है, प्रभावी है। एक्स संलग्न प्रभावी एंड डोमिनेंट वंशागति। जब किसी लक्षण या रोग का नियंत्रक प्रभावी यानी डोमिनेंट जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तो उसकी वंशागति को एक्स संलग्न प्रभावी वंशागति कहते हैं। क्या है, जब किसी लक्षण या रोग का नियंत्रक प्रभावी यानी डोमिनेंट जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तो उसकी वंशागति को एक्स संलग्न प्रभावी वंशागति कहते हैं। अब देखिए, इसको दो तरह से हम लोग लिख दिए हैं। इस प्रकार के लक्षण के प्रकट होने के लिए केवल एक प्रभावी जीन की उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। इस प्रकार के लक्षण के प्रकट होने के लिए केवल एक प्रभावी जीन की उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, पहला। इसीलिए यह लक्षण पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में दिखाई दे सकता है। क्या, इसके लिए एक ही जीन चाहिए, या तो एक्स या वाई। इसीलिए यह लक्षण पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में दिखाई दे सकता है, किंतु महिलाओं में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। इस तरह करके यहाँ पे लिख दिया गया, कहानी की तरह नहीं, बिल्कुल फ्रेमिंग करके। अब इसका उदाहरण क्या है, रिकेट्स विटामिन डी प्रतिरोधी। अब जानते होंगे कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। अब देखिए, रिकेट्स विटामिन डी प्रतिरोधी, यह एक एक्स संलग्न प्रभावी आनुवंशिक रोग है। इसमें शरीर फास्फेट का उचित उपयोग नहीं कर पाता। इसमें क्या, शरीर क्या, फास्फेट का उचित उपयोग नहीं कर पाता है, इसीलिए हड्डियां कमजोर और विकृत यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रिकेट्स विटामिन डी प्रतिरोधी, यह एक एक्स संलग्न प्रभावी आनुवंशिक रोग है। इसमें शरीर फास्फेट का उचित उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी यानी विकृत हो जाती है। तो ये हो गया आपका पूरा एक्स संलग्न वंशागति कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे वाई संलग्न वंशागति। देखिए, यहाँ में हम लोग क्या किए, पूरा इंट्रोडक्शन ले लिए, उससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट को, कहानी को आगे बढ़ाते हुए ले लिए, कुछ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू फैक्ट लिख दिए हैं, फिर इसका जो विशेषता था, कैरेक्टर था, उसको लिख दिया गया है। फिर ये 2 प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग एक प्रकार एक्स संलग्न वंशागति कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वाई संलग्न वंशागति। अब यहाँ पे देखते हैं वाई संलग्न वंशागति। मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र प्रणाली द्वारा होता है। जो हमारा मनुष्य है उसमें एक्स एक्स होगा तो लड़की और वाई एक्स वाई होगा तो लड़का होता है। यानी मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है, एक्स और वाई गुणसूत्र प्रणाली द्वारा होता है। जब किसी विशेष लक्षण या बीमारी के जीन केवल वायु गुणसूत्र पर हो, किसमें केवल वाई गुणसूत्र पर स्थित होता है तो उन्हें वाई संलग्न जीन कहा जाता है। यदि कोई बीमारी सिर्फ वाई आपका जो क्रोमोसोम्स है उसको इम्पैक्ट डाल रहा है, उस पर हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वाई संलग्न वंशागति। अब यहाँ पे आइए, इन जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण वाई संलग्न वंशागति कहलाता है। इन जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण ट्रांसफर वाई संलग्न वंशागति कहलाता है। क्योंकि महिलाओं में वाई गुणसूत्र नहीं होता, महिलाओं में क्या होता है, वाई होता नहीं होता है, सिर्फ आपका पुरुष में होता है एक्स और वाई, और महिला में खाली एक्स एक्स होगा। इसलिए ये लक्षण केवल पुरुष में ही पाए जाते हैं। यानी ये जो आपका था वाई संलग्न वंशागति क्या होगा, सिर्फ पुरुषों में ही होगा, जो बीमारी होगा महिला में वो नहीं होगा। मानव में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्र प्रणाली द्वारा होता है। जब किसी विशेष लक्षण या बीमारी के जीन केवल वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो उन्हें वाई संलग्न जीन कहा जाता है। इन जीनों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण वाई संलग्न वंशागति कहलाता है। क्योंकि महिलाओं में वायु गुणसूत्र नहीं होता है, इसलिए ये केवल पुरुष में ही पाए जाते हैं। अब समझिए यहाँ पे, यदि किसी पिता में वाई संलग्न लक्षण है तो उसके सभी पुत्रों में 100% ये लक्षण पाए जाएंगे। यदि आपके पिता में वाई संलग्न वंशागति है तो उसके जितने सारे बच्चे होंगे, आप लोग जितने सारे भाई होंगे, उस सब में 100% लक्षण पाए जाएंगे। तो ये हो गया काम क्या, वाई संलग्न वंशागति का। अब उदाहरण है तो उदाहरण हम लोग देंगे, समझेंगे। इससे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हमेशा समझना है कि आपका जो साइंस वाला पोर्शन रहेगा
उसमें 500 से मतलब 550 तक मतलब 550 वर्ड तक ही आपको लिखना है, उसका काम हो जाएगा। कभी कभी 600 भी वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी प्रयास रहता है कि आप लोग के बीच जो है 600 650 वर्ड में लेके आए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट मिल पाए। देखिए अब दो उदाहरण है। हाइपर ट्रिकोसिस पहला बीमारी है, यह इस वंशागति का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हाइपर ट्रिकोसिस यह इस वंशागति का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसमें व्यक्ति के कान के बाहरी हिस्से पर लंबे बाल उगाते हैं। व्यक्ति के कान के बाहरी हिस्से पर लंबे बाल उगाते हैं। यह लक्षण केवल पुरुष में ही देखा जाता है, महिला लोग का लंबा लंबा बाल नहीं होता है। एक आध गो रेयर गलती से हो गया तो हो गया, लेकिन वो नहीं रहेगा। यह लक्षण केवल पुरुष में ही देखा जाता है। और परिवार के सभी सदस्यों यानी दादा पिता पुत्र में निरंतर पाया जाता है। यदि किसी दादा का यदि लंबा लंबा बाल है कान में, उसके बेटा का भी होगा, फिर उसके बेटा का भी होगा। ये हो गया क्या, हाइपर ट्रिकोसिस पहला। दूसरा क्या है, शुक्राणुहीनता। क्या है, शुक्राणुहीनता। वाई गुणसूत्र पर AZF एजोस्पर्मिया फैक्टर नामक क्षेत्र होता है। वाई गुणसूत्र पर AZF नामक क्षेत्र होता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्राणु में जो पुरुष में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्रोमोसोम, शुक्राणु, और जो महिला में पाया जाएगा उसको बोलते हैं अंडाणु। यानी वायु गुणसूत्र पर AZF एजोस्पर्मिया फैक्टर नामक क्षेत्र होता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें किसी प्रकार का विलोपन यानी डिलेशन यानी कमी, या फिर कह सकते हैं उसमें प्रभाव इम्पैक्ट, जो मतलब जो लॉस वाला प्रभाव, जो हानि वाला प्रभाव, जो कमी वाला प्रभाव, उसको बोलते हैं विलोपन यानी डिलेशन होने पर शुक्राणु की कमी हो जाती है, जो कि सीधे पुत्रों में स्थानांतरित हो जाती है। क्या है, वायु गुणसूत्र पर AZF एजोस्पर्मिया फैक्टर नामक क्षेत्र होता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें किसी प्रकार का विलोपन होने पर शुक्राणु की कमी हो जाती है, जो कि सीधे पुत्रों पर स्थानांतरित होती है, पुत्रों में स्थानांतरित ट्रांसफर होती है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका विशेषता, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये हम लोग अभी समझेंगे। लिंग संलग्न वंशागति का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है अभी आप लोग हम लोग पढ़े क्या, स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन अब हम करवा दिए। इससे जुड़ा हुआ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिख दिया गया जो फैक्ट था वो कंप्लीट किए, फिर इसका विशेषता लिख दिए, फिर आपका जो है इसका प्रकार लिख दिए, और पूरा यही आपका मेन बॉडी था क्वेश्चन का, यही आपका मेन बॉडी था क्वेश्चन का। इसका पूरा जो उदाहरण देकर जितना सा बीमारी है वो काम कंप्लीट कर दिए। अब देखिए यदि आप इतना भी लिख दीजिएगा ना तो आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट है। लेकिन यह समझिए कि 32 नंबर का क्वेश्चन है और आपको औरों से ज़्यादा नंबर लाना है, यानी औरों से आपको बेहतर लिखना है। जब आप और से बेहतर लिखेगा तभी ना आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे को हम जानते हैं जिनका 8 नंबर 10 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनसे कहीं पूछिए, उनसे कहीं मिलिए कि आपका JPSC फाइनल जो नहीं हुआ, आप इंटरव्यू दे के आ गए और आपका 10-12 नंबर से नहीं हुआ, आपको कैसा लगता होगा। उनको ना भाई नींद नहीं आता होगा, हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं। उनको अखरता, ऐसा अखर लगता होगा कि वो ना इंसान ना कुछ बोल पा रहा ना कुछ कर पा रहा, सिर्फ उसको ये लग रहा होगा कि मेरा नंबर कम आया, हम कैसे बढ़ाएं। देखिए नंबर कम आया ना, आपका बढ़ाने का तरीका यही है। आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आप मेन बॉडी पे काम किए और उससे जुड़ा हुआ आप काम ही नहीं किए, तो यही दिक्कत है। देखिए मेन बॉडी हो गया, जैसे मान के चलिए मेरा आप देख रहे होंगे उंगली, इसमें नाखून जो है, नाखून मेन बॉडी हो गया। ये नाखून कटने के बाद ना ऊपर में नेल पॉलिश लगाता है नाखून को बढ़िया दिखने के लिए। लड़की लोग नेल पॉलिश लगाती है ताकि नाखून अट्रैक्टिव दिखे, तो वो अट्रैक्टिव दिखाना ही तो नंबर देता है। आप मेन बॉडी में काम कर लिए, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन आप जितना अट्रैक्टिव, जितना फ्रेमिंग, जितना कंटेंट डालिएगा ना, आपका स्कोर उतना बढ़ेगा। 32 में 16, 17 या 20 नंबर लाना बहादुरी नहीं है, 32 में 24 प्लस लाना बहादुरी है। और 24 प्लस कहाँ से आएगा, जब आप डायग्राम बनाइएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, कंटेंट दीजिएगा, करंट अफेयर्स फैक्ट डालिएगा जो एग्जाम में पूछ रहा है। अब यहाँ पूछा एग्जाम्पल और आप लिखिएगा कहानी, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। तो आपको जो पूछा है उसके अनुसार काम करना, आपको काबिल नहीं बनना है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ बोला है लिंग संलग्न वंशागति, सब क्या समझते हैं, ये था ना जी क्वेश्चन। अब देखिए यहीं पे आपका है वाला, अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं और क्या करता है बच्चा लोग, यही है। अब यहाँ लिख दीजिएगा लिंग निर्धारण, तो आप गए, फिर आपका फिर गया आंसर राइटिंग आप किए हैं, अब लिखे जरूर हैं, हो सकता है 10 पेज आप लिख के आ जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ से निकाला है ना वो आप लिख भी नहीं किए हैं। आप लिख दिए लिंग निर्धारण लिख दिए हैं, तो वो नहीं करना है। यहाँ बहुत सारे लोग इस सब कंटेंट में यही सब करता है कि पूछा कुछ और है, लिखता कुछ और है, तो थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जब नोट्स बनाइएगा ना, हम बार बार बोलते हैं, जब आप नोट्स बनाइएगा तो एकदम अलग अलग बनाइएगा। जैसे मेंडल का अनुसंधान का नियम, इसमें एकल और द्विसंकरण संकरण है, तो इसको अलग लिखिएगा।
लिंग वंश गति ई अलग है, लिंग निर्धारण ई अलग है, डीएनए का संरचना और कार्य ई भी अलग है, डीएनए रिफ्लेक्शन ई अलग है, प्रोटीन संश्लेषण ई अलग है, जीन नियमन ई अध्ययन और विभेदन के आणविक आधार ये भी अलग है। और ये ना आपको हम पढ़ाते पढ़ाते समझा देंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। पहले पूरा ना आपको हम आंसर राइटिंग करवा लेते हैं और फिर मेन जो पूछता है, जो फैक्ट, वो सब आपको हम करवा देंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कहाँ से राइज किया है। तो धीरे धीरे करके ना आपको हम सब करवा देंगे, अगर बकाइएगा नहीं। लेकिन हाँ, आंसर राइटिंग जो पूछता है वही आप लिखिए, जो नहीं पूछता है उसको हल्का सा ना रिप्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ जाइए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए, लिंग संलग्न वंशागति सब क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाइए। तो इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं और उसी से जुड़ा हुआ फैक्ट, हम आलतू फालतू नहीं लिखे हैं, जो जरूरत है उसी को हम लिख दिए। खोज कौन किया, कब किया, कैसे क्या लिख दिए। इसका विशेषता जो क्या इसका कैरेक्टरिस्ट है उसको हम लिख दिए 3-4 पॉइंट में, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 4 पॉइंट में लिखे, ताकि आपका ये नहीं कि हम इस पर फोकस किए, इस पर फोकस किए नहीं। फोकस क्या है, लिंग संलग्न वंशागति सब क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अब देखिए यही आपका मेन बॉडी था क्वेश्चन का, इसको हम पूरा देखिए अच्छा से उदाहरण देकर समझा दिए हैं, पूरा बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग करके जितना कंटेंट डालना था डाल के। यही आपका देखिएगा ना, तो ये पूरा जो आप देखिएगा तो कम से कम 300 से 400 वर्ड में, 350 से 400 वर्ड में यही लिख दिया हम। यानी जो आपका क्वेश्चन का जो डिमांड था ये हम कंप्लीट कर दिए यहीं पे। आपका जो आपका 300-400 वर्ड में यही हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन 30-40 वर्ड में, और फिर आपका कंक्लूजन 30-40 वर्ड में। यानी आपका आंसर राइटिंग काम खत्म हो गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप डालिएगा ना तो और लोग से आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। यदि आप देखिएगा कि हल्का सा वही लिखना है जो ज़रूरत है, आलतू फालतू जो नहीं लिखना है, तो ये सब कंटेंट आपको अपने से सोच के लिखना पड़ेगा। कोई कोचिंग वाला, कोई और आदमी आपको नहीं सिखा पाएगा। ये सिखाएगा कौन, जो एग्जाम निकाला है, कभी उसके साथ बैठिए। आपको जो वीडियो सीओ डीएसपी बन चुका है उसके साथ बैठिए, और बना है मतलब ये नहीं कि आ गया एकदम ऐसे करके, नहीं, जो जेन्युइन लड़का है कभी उससे पूछिए और बैठिए, भाई तुम कैसे आंसर राइटिंग कर रहा था, वो आपको सिखाएगा क्या करता था नहीं करता था, वही आपको बढ़िया समझा पाएगा। तो हम लोग आपको समझा रहे हैं, रीजन इसका है कि हम लोग उसमें बहुत कुछ हार्डवर्क कर चुके हैं। हम लोग पता है, बहुत सारे लोग को कॉपी चेक कर चुके हैं, बहुत सारे लोग को कॉपी हम लोग देख चुके हैं कैसे हम लोग लिखता है, आंसर राइटिंग देख चुके हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद। तो हम लोग को पता है कि क्या क्या हम लोग करता है, कैसे करता है, और उसी के आधार पर, उसी के मैंने उन लोग जो काम किया, हम लोग जो काम किए उसी के ई पे हम लोग जो है ये सब काम कर पाते हैं, कि लिख पाते हैं। हम भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे कि कहाँ पे क्या है, हम बहुत सारा टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिए हैं, तो पता चल जाता है कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। तो इस तरह कर करके ना हमको समझ में आया, हिंदी मीडियम के बच्चा लोग को टाइम बहुत लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो दोस्तों अब इसको हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंस को, लिंग संलग्न वंशागति का महत्व, आनुवांशिक परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग। ये देखिए 3 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, तीनों पॉइंट आपको समझाएंगे। आनुवांशिक परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग, देखिए 3 ही पॉइंट लिखे हैं। अब इसमें हम 8-10 पॉइंट बन जाएगा, लेकिन हम 3 ही पॉइंट लिखे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन का मेन बॉडी नहीं है, ये साइड हीरो है मेरा, क्वेश्चन को सपोर्ट करने वाला चीज़ है ये। तो आनुवांशिक परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग, पारिवारिक इतिहास के आधार पर यह पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली संतान, लड़का या लड़की में आनुवांशिक बीमारी होने का कितना जोखिम है, इससे जिससे दंपति सही निर्णय ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे किसी के लड़के का बाप दादा में बाल नहीं है, जैसे एक एज आने के बाद बाल उड़ जाता है, इन 100% इसका बाल उड़ेगा, तो उसके लिए पहले से ट्रीटमेंट कर देना है। अब हो सकता है कि लड़की लोग का हम बात करें कि किसी लड़की लोग का देखते होंगे फेस बहुत लंबा होता है, पैर टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो अब इसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, यानी अगला जो लड़की आएगी उसका भी होगा, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग पहले कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। आनुवांशिक परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग, पारिवारिक इतिहास के आधार पर यह पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली संतान यानी लड़का या लड़की में आनुवंशिक विकार होने का कितना जोखिम है, जिससे दंपति सही निर्णय ले पाते हैं। अब देखिए उन्नत चिकित्सा और जीन थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? उन्नत चिकित्सा और जीन थेरेपी। अब यहाँ देखिए कि दोषपूर्ण जीन की सटीक स्थिति यानी एक्स या वाई गुणसूत्र का पता होने से CRISPR केस 9 हम ये बढ़िया से नहीं लिख पाए थे, थोड़ा सा कट गया था, तो 9 हम बगल में लिख दिया। तो क्रिस्पर केस 9 जैसी आधुनिक तकनीकों द्वारा जीन एडिटिंग करना और लक्षित इलाज ढूंढना आसान हो जाता है। पहले क्रिस्पर केस क्या है पहले समझिए। ये क्या होता है कि आपका ये एक तरह से ना आपका क्रिस्पर केस 9 एक क्रांतिकारी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है, एक क्रांतिकारी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक डीएनए को बहुत ही सटीक तरीके से बदलने या एडिट करने के लिए करते हैं। इसे सरल शब्दों में या सरल भाषा में जेनेटिक कैंची, जेनेटिक सीजर्स भी कहा जाता है। किसको? तो आपका क्रिस्पर केस 9 को।
तो क्रिस्पर यहाँ पे अलग है, Cas9 अलग है। आप लोग कभी गूगल में जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया तरीका से अब पूरा बढ़िया से समझा कर दिया होगा। तो दोषपूर्ण जीन की सटीक स्थिति X या Y गुणसूत्र का पता होने से क्रिस्पर Cas9 जैसी आधुनिक तकनीकों द्वारा जीन एडिटिंग करना और लक्षित इलाज ढूंढना आसान हो जाता है। दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, प्रसव पूर्व निदान। क्या है, प्रसव पूर्व निदान, इसको बोलते हैं पेरेनेंटल डिसगोनोसिस, प्रसव पूर्व निदान। आधुनिक चिकित्सा में गर्भस्थ शिशु, आधुनिक चिकित्सा में गर्भस्थ शिशु के लिंग और गुणसूत्रों की जांच करके जन्म से पहले ही हीमोफीलिया जैसे गंभीर विकारों का पता लगाया जा सकता है। क्या है, प्रसव पूर्व निदान, मतलब जैसे बच्चा हो रहा है उससे पहले ही क्या करना है कि आधुनिक चिकित्सा में गर्भस्थ शिशु, मतलब पेट में जो शिशु है उस शिशु के लिंग और गुणसूत्रों की जांच करके जन्म से पहले ही हीमोफीलिया जैसे विकारों का पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर है कि नहीं है, और उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिए थे, अब 3 पॉइंट आप भी लिख सकते हैं। आनुवांशिक परामर्श, उन्नत चिकित्सा और जीन थेरेपी, और प्रसव पूर्व रोग निदान। अब जानते सबसे दिक्कत क्या होता है कि इस सब क्वेश्चन में ना आपको इंट्रो एंड कंक्लूजन खोजने में बड़ी कष्ट होगा। आप साइंस एंड टेक में आप खोज लीजिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस में खोज लीजिएगा, एग्रीकल्चर में खोज लीजिएगा, लेकिन जो बायो वाला और फिजिक्स वाला जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, थोड़ा लिखे हैं कंक्लूजन, आप भी ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 यानी सस्टेनेबल गोल 3, आप जानते होंगे SDG 3, ये पूरा SDG में 17 आपका सब्जेक्ट है, उस 17 सब्जेक्ट याद रख लीजिएगा आप लोग। SDG 3 में क्या है, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने की दिशा में इस वंशागति की गहरी समझ भविष्य की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीन एडिटिंग तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करती। क्या है, SDG सतत विकास लक्ष्य 3 स्वास्थ्य और खुशहाली जो उसमें है को प्राप्त करने की दिशा में इस वंशागति की गहरी समझ भविष्य की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीन एडिटिंग तकनीक का मार्ग प्रशस्त करती है। अंततः इन आनुवंशिक नियमों का सही उपयोग न केवल आने वाली पीढ़ियों को वंशानुगत पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक न्याय संगत समाज के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। क्या है कि सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली को प्राप्त करने की दिशा में इस वंशागति की गहरी समझ भविष्य की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीन एडिटिंग तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करती है। अंततः इन आनुवंशिक नियमों का सही उपयोग न केवल आने वाली पीढ़ियों को वंशानुगत पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक न्याय संगत समाज के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों ये था आज का आंसर राइटिंग। बहुत ही मेहनत लगता है कंटेंट तैयार करने में। देखिए आपको हम दिखाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखे, इनके कार्यों की व्याख्या करिए, हम आपको करवाएंगे। देखिए इसका इंट्रोडक्शन ही लिखे हैं और आगे लिख ही नहीं पाए हैं, अभी इसको लिखेंगे, थोड़ा टाइम हमको लगेगा धीरे धीरे करके। तो एक क्वेश्चन को ना फ्रेमिंग करने में, लिखने में, सजाने में, कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, जितना हो सके चैनल को आगे बढ़ाइए, यह आप सबका ही चैनल है और मेरा भी प्रयास है कि हम आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए आंसर राइटिंग में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।